मेजरमेंट का एक टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम था एरर एनालिसिस। इसका हम पूरा नोट्स लिख दिए हैं, 3 पन्ना का नोट्स है क्वेश्चन के साथ। हम खाली इसको रीड करेंगे और एकदम आसान है, एक बार अभी सुनोगे अभी संग संग याद हो जाएगा। देखो, पहला बात, हम जब भी किसी चीज़ को मेजरमेंट करने जाते हैं तो जो भी मेजरमेंट करते हैं उसका वैल्यू सही नहीं आता है। तो क्या सोचते हैं हम, क्या कि हम जो वैल्यू मेजर किए हैं ट्रू वैल्यू में से माइनस करेंगे तो जितना आएगा वो एरर आएगा, मतलब इतना एरर आएगा, तो इसको बोलते हैं एरर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम सही मेजर ही नहीं कर पा रहे तो उस हिसाब से तो ये भी हो कि हम ट्रू वैल्यू भी नहीं जानते हैं, है ना। ट्रू वैल्यू भी नहीं जानते। कई बार किसी केसेस में ट्रू वैल्यू दिया होता है लेकिन वो ट्रू वैल्यू भी एक्जैक्टली ट्रू नहीं होता है। तो एरर का मतलब होता है कि एक्चुअल वैल्यू जो है आप रीडिंग में उतना नहीं ला पा रहे, मेजर वैल्यू में कुछ और आ जा रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू और रीडिंग वैल्यू के डिफरेंस का नाम ही एरर होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अब ट्रू वैल्यू भी एरर है और एरर के अंदर भी फिर एरर है, क्योंकि एरर भी हमेशा अलग अलग आता है। तो ये एरर, फिर ये भी एरर और फिर उस एरर का एरर, एक तरह से बोल सकते हो, है ना। तो अगर हम एरर काउंट करना चाहते हैं तो पहले ट्रू वैल्यू काउंट करना पड़ेगा, और ट्रू वैल्यू काउंट करने के लिए हम कई सारा रीडिंग लेने स्टार्ट कर देते हैं। सपोज कर लो हम यहाँ लिख रहे हैं कि हमको ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो पहला रीडिंग लिए R1 आया, दूसरा बार कुछ रीडिंग लिए तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो उसको R2 ले लिए, फिर इसे R3 R4 करते करते मान लो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एन रीडिंग मान लिए। तो अब जब तुम्हारे पास कोई भी चीज़ का इतना सारा रीडिंग आ जाएगा और कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ तुम्हारा इसका एग्जैक्ट एक्चुअल लेंथ क्या है, तो तुम लास्ट में क्या बताओगे, उसका एवरेज वैल्यू बताओगे। अब बोलो सर हम स्क्रू गॉज यूज़ कर लेंगे, या फिर तो स्क्रू गॉज में भी क्या होता है, कई बार रीडिंग आगे पीछे होता रहता है, वो भी एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, थोड़ा बहुत आगे। हर केस में करोगे तो कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, तो थोड़ा सा अलग अलग, कोई बोल रहा है कि इसका आंसर ये होगा, कोई इसका आंसर ये होगा, क्योंकि सबका अपना एक्यूरेसी नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। कुछ ना कुछ एरर होता है उसके अंदर। तो क्या करेंगे, तो ट्रू वैल्यू के लिए कि जितना रीडिंग लिए हो आप उसको एन से डिवाइड कर दो एवरेज वैल्यू। तो इसका मतलब कि जिसको हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं वो एक तरह से एवरेज वैल्यू है ना। तो ट्रू वैल्यू मतलब कि एक एवरेज वैल्यू होता है किसका, बहुत सारे रीडिंग का, ठीक है। अब ये आपका एक ट्रू वैल्यू आ गया। अब आपका पहला रीडिंग क्या था, R1 था, तो उस ट्रू वैल्यू में से आपने रीडिंग को माइनस किया। देखो असल में होना चाहिए था कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट, लेकिन क्या होता है कि हम लोग मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग, ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड रीडिंग, ट्रू वैल्यू माइनस एन रीडिंग। लेकिन अक्सर बुक्स वगैरह में आप देखोगे, एनसीईआरटी वगैरह में भी रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू, रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू, रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू किया है। अब आपका रीडिंग अगर ज़्यादा है तो ये प्लस आएगा, रीडिंग कम है तो ये माइनस आएगा। इस तरह से ये प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन ऑलवेज आपको इसके वैल्यू को लेना है, ये देखना है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है ना, कि एरर का पार्ट नहीं है। तो ओनली मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये पहला एरर आया, ये भी एक एरर है, तो इसी का नाम एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू और रीडिंग वैल्यू में गैप को, या फिर रीडिंग और एक्चुअल वैल्यू के गैप को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर भी अलग अलग आता है क्योंकि हर बार रीडिंग अलग अलग आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारा एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो फिर आप क्या बोलोगे, जा इसका तो बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, इसलिए आप एब्सोल्यूट एरर का भी आप क्या स्टार्ट कर दोगे, एवरेज निकालना स्टार्ट कर दोगे। तो आपने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर के वैल्यूज़ को लिया, देखो मैंने मॉड लिया, वैल्यूज़ को लिया और जितना बार एक्सपेरिमेंट किया उसको इतना से डिवाइड कर दिया। तो अब ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आज के बाद आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो आप रीडिंग में से एक्चुअल वैल्यू घटाएंगे, रीडिंग जो रहेगा डालेंगे, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आप कई सारे रीडिंग को क्या कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल मेथड आपको दिमाग में रखना है। अब आपसे बोलिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आपको पता है कि रीडिंग बार बार अलग आ रहा है, तो एब्सोल्यूट एरर भी एरर आएगा, अलग अलग आएगा, इसलिए हमेशा सारे एब्सोल्यूट एरर को आप ऐड करके डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ऐसे केस में जो आप करोगे रीडिंग, अब जो रीडिंग करोगे वो एक्चुअल रीडिंग होगा। रीडिंग क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू जो कि RAV मतलब एवरेज वैल्यू होगा। R रीडिंग है और रीडिंग क्या लोगे आप, एवरेज लोगे। जहाँ पे आप कर चुके हो कैलकुलेट इस चीज़ को, इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट किए, यहाँ पर ये है ना, ऐसे निकालिए। प्लस अब एरर में आप प्लस माइनस या तो ज़्यादा हो गया तो कम होगा, तो एरर भी कौन सा लोगे आप, एरर लोगे एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो एक्चुअली हम जो किसी चीज़ को रीडिंग दिखाते हैं तो रीडिंग में ज़्यादातर हम लोग एक्चुअल वैल्यू के साथ प्लस माइनस में एब्सोल्यूट एरर दिखाते हैं। याद रखना यहाँ पे जो ये है ये एब्सोल्यूट एरर है। क्या है ये, एब्सोल्यूट एरर है, सोल्यूट एरर है। लेकिन चूंकि एब्सोल्यूट एरर वेरिएबल होता है इसलिए कौन सा है, ये मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया। तो इसी क्रम में ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, कई बार परसेंटेज में भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो देखेंगे आगे चल करके। ये हो गया। अब क्या होता है कि आपने जो एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया, उसको आपने एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दिया, उसको अपने एक्चुअल वैल्यू से, मतलब कि एरर बाय एक्चुअल, तो ये हो गया रिलेटिव, है ना। इंडोनेट कर दिया तो क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। तो अब सिंपल थॉट है, आपको एरर पूछेगा, एब्सोल्यूट एरर पूछेगा तो रीडिंग माइनस एक्चुअल वैल्यू कैसे करेंगे, सारे रीडिंग्स को एन से डिवाइड करके, हो गया। ये आपका निकल गया क्या,
एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपसे पूछेगा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो सारे एब्सोल्यूट एरर को आप क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, हो गया। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा रिलेटिव एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर को आप एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर क्या है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किससे डिवाइड करेंगे, कौन सा, मीन एब्सोल्यूट एरर को, ठीक है। अच्छा पूछेगा परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज में क्या करेंगे आप, एब्सोल्यूट एरर को, कौन सा एब्सोल्यूट एरर, बहुत सारा है, तो परसेंट मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर को आप एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। चलो इसकी बेसिस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, उसको पहला क्वेश्चन ही है, उसको हम देख लेते हैं अच्छे से क्या कैसे दिया हुआ है। बोल रहा क्या, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट, कई मेजरमेंट में आप मेजर कर रहे हो। द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी इतना, पहला रीडिंग टाइम का इतना आ रहा है पेंडुलम का, फिर इतना आया, फिर इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना सारा रीडिंग आ गया टाइम पीरियड का। तो कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो पहले आपको कोई भी एरर निकालने के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना होगा टाइम पीरियड का, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए सारे टाइम्स को आप जितने बार एक्सपेरिमेंट किया है 5 बार, तो 5 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया आपका एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। क्या आ गया, जो कि एवरेज रीडिंग होगा, तो रीडिंग एवरेज जो कि आप लोग पहले निकाले थे हम लोग यहाँ पे ना, ये था आपका ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं, है ना, यही आपका ट्रू वैल्यू है, यही एक्चुअल रीडिंग है, यही ट्रू वैल्यू है, ठीक है। यही एक्चुअल रीडिंग है, मतलब कि ट्रू वैल्यू है, और यही एवरेज में है ना, एवरेज एक्चुअल रीडिंग, ठीक है ना, एवरेज एक्चुअल रीडिंग। तो ये रीडिंग आ गया आपका। अब आप सबको पूछेगा रीडिंग कितना आ रहा है, तो 2.62 आ रहा है। इसके अंदर भी अब ये कुछ ना कुछ ज़्यादा ये कम होता रहता है, एग्जैक्ट तो नहीं आता है ना, कुछ अप्स डाउन होता रहता है, बहुत सारा वैल्यू आता है, तो आपको निकालना पड़ेगा एरर कितना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रीडिंग माइनस एक्चुअल वैल्यू, सेकेंड रीडिंग माइनस एक्चुअल वैल्यू, थर्ड रीडिंग माइनस एक्चुअल वैल्यू, फोर्थ रीडिंग माइनस एक्चुअल वैल्यू, फिफ्थ रीडिंग एक्चुअल वैल्यू। तो इतना सारा एरर आ गया, सब एब्सोल्यूट एरर है, इसमें किसी माइनस को आपको ध्यान नहीं देना, सबके प्लस के वैल्यू मॉड को ले लेना आपको, ले लिए। अब सारे ये एब्सोल्यूट एरर, ये भी एब्सोल्यूट एरर, ये भी एब्सोल्यूट एरर, ये भी एब्सोल्यूट, आप इसको लिख सकते हो T1 एरर, डेल T1, डेल T2, डेल 3। अब सारे डेल T को आपके डिवाइड कर दिए, तो ये आपको आ गया एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एवरेज, मतलब एवरेज मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, 5 से डिवाइड किए, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर को आप कैसे दिखा सकते हो, रीडिंग फाइनल रीडिंग कैसे दिखा सकते हो, फाइनल रीडिंग आप दिखाओगे कि टाइम पीरियड जो होगा एक्चुअल टाइम पीरियड, उससे कुछ आप अप डाउन मिलेगा। एक्चुअल टाइम पीरियड भी कैसे निकालेंगे, तो ये निकाल चुके 2.62 डाल देंगे, प्लस माइनस ये मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये कितना आया था 0.11 प्लस और माइनस, इसका मतलब कि आप इसको जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 2.62.11 आ जाएगा, ये 3, ये 7 और ये 2.73, और अगर 2.62.11 माइनस कर दोगे अगर आप, जैसे कि 5, 2 पॉइंट, टाइम पीरियड का वैल्यू 273 से लेके 273 से लेकर के 2.51 के बीच में आता रहेगा, है ना। तो ये सारा वैल्यू जो आप देख रहे हो, सारा वैल्यू जो देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से उसके बीच में आता रहेगा, मतलब कि इसके हिसाब से, वहाँ से तो कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2.8 भी आया है देखो, लेकिन ये बोल रहा है कि 2.7 से ज़्यादा नहीं होगा, 2.5 से कम नहीं होगा, ये बोल रहा है। तो जो टाइम का रीडिंग होगा इससे नहीं, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे फाइनल रीडिंग में आपका जो भी रीडिंग आएगा वो यहाँ से आके बीच में वेरी करता रहेगा, है ना। तो टाइम जो भी होगा इससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि इससे कम होगा और इससे ज़्यादा होगा जो भी टाइम रीडिंग होगा, ठीक है ना। ओके चलो, अब पूछते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एरर कौन सा, ये एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ है, सॉरी, इसका नाम होगा रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर तो फाइंड कर लिया हम लोग, एब्सोल्यूट एरर क्या फाइंड हुआ, एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे ये फाइंड हुआ, ये ठीक है, नहीं एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो गया, नहीं एब्सोल्यूट एरर तो ये फाइंड हुआ, हाँ ठीक है यही, क्योंकि सारा एब्सोल्यूट एरर अलग अलग था, तो यहाँ पे पूछा क्या था, एब्सोल्यूट एरर, हाँ तो एब्सोल्यूट एरर तो ये फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया, और ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, ये हो गया पूरा हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या हो गया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम, तो ये 0.111 डिवाइड बाय 262 कर देंगे एक्चुअल टाइम यहाँ पे दिया हुआ था, तो आ जाएगा रिलेटिव एरर, इंटोनेट कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज एरर, तो हमने निकाले उस चीज़ को। नेक्स्ट अब आता है प्रोपगेशन ऑफ एरर या फिर एरर इन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन। देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो एकदम एक जैसा ही है, जो एडिशन करना जान के और सब्सट्रैक्शन करना भी जान जाएगा। सपोज कर लो कोई z वैल्यू है जो a और b को जोड़ने के बाद आता है, ठीक है, लेकिन अगर एक एक्चुअल वैल्यू मालूम हो तो अब b को जोड़ दो तो z आ जाए, लेकिन जब a को आप रखने गए तो a में कुछ अप्स डाउन आ रहा है, साथ में प्लस b में भी कुछ अप्स डाउन आ रहा है, तो इसलिए इसके रिजल्ट में भी क्या आएगा, रिजल्ट में भी कुछ अप्स डाउन आ जाएगा, तो उसको मैंने लिख लिया z में भी क्या प्लस माइनस कुछ आ सकता है।
इसको हम लोग खोल दिए ब्रैकेट, खोल दिए ब्रैकेट, ठीक, खोल के सॉल्व किए, ये ऐसे लिखे a प्लस बी इज इक्वल टू जेड के बराबर होगा, है ना, a प्लस बी जेड के बराबर। तो यहाँ से ये a प्लस बी जो है, ये a प्लस बी ये जेड से कट गया, तो डेल जेड आ गया, डेल a डेल b, मतलब कि अगर a में एरर नहीं होगा, b में एरर नहीं होगा, तो z में भी एरर नहीं होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एग्जांपल यहाँ पे दिखाएं कि a में एरर दिखा रहा है एक्चुअल वैल्यू 3 और एरर आ रहा 0.1 का और b में 0.2 का। तो हो सकता है कि a इतना से ज़्यादा भी हो, इतने से कम भी हो, है ना। तो हम पहले लिखे कि डेल a कितना हो गया, डेल a हो गया 0.1 और डेल b हो गया 0.2, ये भी प्लस और ये भी प्लस। हो सकता है कि दोनों प्लस पर, दोनों a और b दोनों में रेटिंग ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि दोनों में माइनस माइनस, दोनों में रेटिंग कम भी आ सकता है। हो सकता है कि एक का प्लस एक का माइनस हो सकता है, मतलब कि 0.1 प्लस और 0.2 माइनस। हो सकता है कि उसका माइनस इसका प्लस हो सकता है, a में कम हो रहा है, b में ज़्यादा हो सकता है। तो ये चारों कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन हम लोग जैसे देखो, ये आ गया 0.1 प्लस 0.2 आ जाएगा 0.3, माइनस में करेंगे तो माइनस 0.1 माइनस 0.2 ये आ गया माइनस 0.3। अब इसका मान लो कि आ गया, इसका कम हो रहा है, माइनस 0.2 हो रहा है, इसका उसका प्लस 0.1 हो रहा है, इसमें ये 0.2 से कम दिखा रहा है, वो 0.1 से ज़्यादा दिखा रहा है, तो 0.2 प्लस 0.1 आएगा माइनस 0.1। और मान लो कि अगर वो प्लस दिखा रहा है और ये माइनस दिखा रहा है, ये नहीं, वो माइनस दिखा रहा है, ये प्लस दिखा रहा है, मतलब a में 0.1 का कमी है लेकिन b में प्लस 0.2 का ज़्यादा है, तो आ जाएगा ये प्लस 0.1। तो ये 7 के साथ इतना जुड़ सकता है, इतना जुड़ सकता है, इतना घट से इतना जुड़ सकता है। हम लोग हमेशा इसको लेते हैं मैक्सिमम वाला को, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला, ज़्यादातर हम लोग माइनस को लेते हैं, ठीक है, प्लस को लेते हैं। तो 7 में क्या हो गया, डेल ए में प्लस प्लस माइनस माइनस, हम लोग मेनली मैक्सिमम लोग लेते हैं। मैक्सिमम इतना ज़्यादा हो ऐड होगा, इतना ज़्यादा घटेगा, बाकी उसके बीच का रेंज हो जाता है। तो अब जब कभी भी हम लोग लिखते हैं बगल में, तो हम लोग सिर्फ प्लस कर देते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं, बाद में ऑटोमेटिक प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या तो दोनों को प्लस ले लेंगे या दोनों को माइनस ले लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बस अब देखो यहाँ पे अगर वेन आप माइनस करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, इस जगह पे माइनस आ जाएगा। तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस था वहाँ क्या प्लस हो जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो आपको लेना मैक्सिमम में, जब आप प्लस लोगे तो इसका ही प्लस लोगे और जब माइनस हो तो इसका माइनस लोगे, तो इससे फर्क नहीं, एडिशन है कि सब्सट्रैक्शन, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एरर आपका हमेशा सेम ही आता रहता है। जैसे सपोज कर लो कि डेल ए 0.3 है और डेल बी 0.1 है, ठीक है। तो एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, ये दोनों जोड़ करके 0.4 ही कंसिडर होगा, चाहे प्लस में या माइनस लिखेंगे, तुम दोनों में ही प्लस माइनस में ही लिखते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा बेसिक, एक इजी क्वेश्चन। 2 रॉड्स ऑफ लेंथ, इतना एक्चुअल लेंथ और उसमें इतना प्लस माइनस जो रीडिंग अप डाउन होता रहता है। दूसरा L2 इतना, दोनों को जोड़ दिए, कम्बिनेशन लेंथ, तो L1 L प्लस L2, इसको यहाँ रखोगे L1, तो इसको जोड़ोगे, तो एक्चुअल वैल्यू को जोड़ना कोई दिक्कत नहीं, उसको नॉर्मल जोड़ दो। मेन प्रॉब्लम एरर में, तो 3.161 और 1.121 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4.282। अब ये प्लस भी हो सकता है, ये प्लस ये माइनस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये माइनस वो प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0.3 0.1 से कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सीधा दोनों को जोड़ देंगे, 0.3 प्लस 0.1 क्या आ गया 0.4 प्लस माइनस, या तो मैक्सिमम 0.4 ऐड होगा या मिनिमम माइनस 0.4 सब्सट्रैक्ट होगा। वैल्यू जो होगा रॉड का वो इतना प्लस और इतना माइनस वाले रेंज के बीच में ही होगा, जैसा भी किए। तो ये हो गया आपका उसका रीडिंग। यहाँ पे ये एक्चुअल रीडिंग है। और ये कौन सा एरर है बताओ, ये कौन सा एरर है एक तरह से बताओ। हमें बताया था ना कि जब भी प्लस माइनस करते हैं तो कौन सा एरर करते हैं हम लोग, उसको बोलो। वो एब्सोल्यूट एरर होता है। कौन सा एरर होता है? एब्सोल्यूट एरर। अभी देखो नहीं किया था, अभी शायद अभी किया था ना, देखो यहाँ पे हम रीडिंग लिखे थे, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी को किए थे ना पे 0.1 सेकेंड, है ना। तो 0.1 सेकेंड कैसे लाए थे? एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड किए थे। तो ये बगल में जब भी होता है वो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हो ये कौन सा एरर है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर अक्सर होता है। तो फिलहाल इस चीज़ को सिंपली दे दिया 0.3 करके, कैलकुलेट करके दे दिया है हम लोग को, करना जरूरत नहीं पड़ा। तो ये भी मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये भी मीन एब्सोल्यूट एरर है, समझ बात ना, ये है। और ये क्या है? एक्चुअल रीडिंग, ट्रू वैल्यू है। ये ट्रू वैल्यू आपको दे रहा है, कैलकुलेट करना नहीं पड़ा, एक्सपेरिमेंट में डायरेक्ट दे दिया। हालांकि ये भी एक्जैक्टली सही नहीं हो सकता है ना, ये भी ट्रू वैल्यू कई बार एक्सपेरिमेंट से करके एन से डिवाइड करने के बाद आया होगा, समझ में आ रहा बात ना, ऐसे ही। ठीक उसी तरह से बाबू अब क्या है, देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग लेंथ्स। एक लेंथ ये, एक लेंथ ये। अब जब डिफरेंस बोला है तो L1 माइनस L2 कर दो। तो ये और ये माइनस सब्सट्रैक्ट डायरेक्ट कर लो, मतलब कि L1 माइनस ये करोगे 11.5 और 7.8 करोगे तो आ जाएगा 3.7। दिक्कत आएगा इसमें, तो हम क्या बोले, तुम प्लस करो या माइनस करो, हमको दोनों मैक्सिमम ही लेना है। तो 0.1 प्लस 0.1 क्या आएगा? 0.2 ही आएगा, प्लस माइनस, उससे मतलब नहीं है, हो गया ख़त्म।
ठीक इस तरह से टेम्परेचर का क्वेश्चन आया हुआ देखो यहाँ पर, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर दिया हुआ है, पहले टेम्परेचर इतना था, बाद में टेम्परेचर इतना हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो बोला डिफरेंस टेम्परेचर कितना है, डिटरमाइन द फॉल इन टेम्परेचर, कितना से घट गया, तो फाइनल माइनस इतना, तो ये 76.3 और 67.7 करोगे तो माइनस करोगे तो आ जाएगा 88.6, इतना से घटा, लेकिन ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्स डाउन होता रहेगा, कितना अप डाउन होगा तो वो एरर से करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.4 प्लस 0.3 सीधा जोड़ के फिर यहाँ लिख दो प्लस माइनस, मैक्सिमम इतना जुड़ेगा या इतना माइनस होगा बस, क्योंकि अगर इसको ही प्लस लेंगे तो उसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे इसको माइनस लेंगे, प्लस माइनस तो लेते नहीं है, हो सकता है लेकिन लेते नहीं है, रूल नहीं है लेने का, हम लोग रेंज में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके आ जाओ नेक्स्ट अगला टॉपिक। अब अगर एरर जो कंसेप्ट वो अगर किसी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होने लगे स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। कोई चीज़ जेड है क्वांटिटी, वो मल्टीप्लिकेशन से ड्राइव है, जैसे फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलेरेशन, ये वाला इक्वेशन कैसे यूज होता है, जैसे ये भी कर सकते हो तुम, इसको यूज़ कर सकते हो, पिछला जो भी किया हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, ऐसे तो कोई भी एडिशन वाला इक्वेशन के लिए तुम ये अप्लाई कर सकते हो। एडिशन वाला बहुत नॉर्मल होता है, नॉर्मल चीज़ को सीधा जोड़ दो और जो एरर को भी सीधा जोड़ दो और प्लस माइनस कर दो, बहुत सिंपल। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हल्का सा देखिएगा लोचा है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से ही पूछता है। अब देखो सपोज तुम सोच रहे हो कि जे को रीडिंग करना, तो ए का एक्चुअल वैल्यू डालोगे, बी का एक्चुअल वैल्यू होती है, जेड का एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, लेकिन असल में एक एक्चुअल वैल्यू मिलेगा नहीं, उसका जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें प्लस माइनस तो चेंजेस आता ही रहता है। इसी तरह से बी में भी प्लस माइनस चेंजेस आता ही रहता है, तो अगर इसमें चेंजेस आता रहेगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो अब जेड के अंदर भी प्लस माइनस चेंजेस आएगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिए जेड प्लस माइनस जेड, और ये मल्टीप्लाई कर दिए ए बी, और ये कर दिए ए डेल बी, और ये डेल ए बी और डेल ए डेल बी मल्टीप्लाई कर दिए, सीधा मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं करने के बाद देखो ए बी का वैल्यू जेड का इसको काट दिए, और ये अब क्या किया उसके बाद इस वाले इक्वेशन, ये अगर इक्वेशन में मान लेते हैं 1 है, इक्वेशन में मान लेते हैं 2 है, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे क्या किए 2 को 1 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए तो डेल जेड बाई जेड आ गया, और यहाँ पे बी डेल ए प्लस ए डेल बी प्लस डेल ए डेल बी, ये बहुत छोटा टर्म है, प्लस एक और छोटा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे नेग्लिजिबल हो गया, तो ये हो गया सर आपका नेग्लिजिबल, ये क्या हो गया आपका नेग्लिजिबल हो गया, हटा दिया इसको, तो बच गया बी प्लस डेल ए, बी डेल ए प्लस माइनस ए डेल बी डिवाइड बाई ए बी। अब ए बी से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिए, ये तो हट ही गया, कहानी से ख़त्म है, तो डेल ए से बी से बी कट गया तो डेल ए बाई ए, और ए से ए कट गया तो डेल बी बाई बी, है ना, प्लस माइनस सब में लगा दो, बुक्स में नहीं लिखता है लेकिन हमको आदत पड़ा, हम लिखते रहते हैं। अब ये आ गया आपका, इसको बोलते हैं एरर, कौन सा एरर सर, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। अब एब्सोल्यूट एरर में कौन सा, बहुत सारा आता है, तो ये ऑब्वियस सा बात है मीन एब्सोल्यूट एरर है, पहले ही बाहर छोड़ो, लेकिन इसमें डायरेक्ट दे देगा आपको, निकालना नहीं पड़ेगा, निकालना पड़ेगा तो फिर आप एक्सपेरिमेंट देगा फिर आपको, अदरवाइज कैलकुलेशन करोगे आप सीधा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी दे देगा डायरेक्ट, नहीं देगा तो रीडिंग्स देगा, रीडिंग को आप इनसे डिवाइड कर लेना, लेकिन आपको दे देगा, क्वेश्चन में दे देता है, कर दिए, सेम इसके लिए भी कर लिए। अब परसेंटेज करना है तो दो सब में 100 कर दीजिए, सब में 100 कर दीजिए, तो यह क्या परसेंटेज में, तो आपको एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर ऑफ z, रिलेटिव एरर ऑफ b, रिलेटिव एरर ऑफ b, तो दोनों के रिलेटिव एरर को जोड़ोगे तो z का रिलेटिव एरर आएगा। अगर एरर पूछ दिया तो डेल z निकालोगे, रिलेटिव एरर पूछ दिया तो डेल z बाई z निकालो, ये दिमाग में रखना है। परसेंटेज किया तो इंटू 100 कर दिया, ओके। चलो इसके लिए हम एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज के z, अच्छा एक लॉजिक करके देखते हैं, क्योंकि ऐसा मल्टीप्लिकेशन में कभी पावर और बहुत आने लगता है। तो मान लो कि मल्टीप्लिकेशन था, अब इस मेथड से नहीं जा करके हम एक सिंपल मेथड से गए। आपको क्या करना है, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये मेथड आपको तभी लगाना है जब मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट नज़र आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन नज़र नहीं आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, आप उसको मत करना, दूसरा मेथड से करना, ठीक है। बोथ साइड लॉग लगा दो, तो लॉग z और लॉग ए बी का हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, हो गया। लॉग ए को लिख सकते हो डी ए बाई ए, लॉग बी को डी बी बाई और डी डी जे आ गया ना, ये कितना ईजी आ गया। ठीक इस तरह से देखो, अगर मान लो डिवीजन होगा तो डिवीजन का नया फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, वो बी सी से लॉग से ही कर लो सीधा, ए बाई बी, तो बी पर चलेगा -1, तो -1 हो गया, तो लॉग जेड लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस, तो ए का हो जाएगा लॉग डी ए बाई ए, और ये माइनस आगे आ जाएगा पावर, और डी बी बाई बी हो जाएगा। तो हम बोले माइनस आने से क्या मतलब है, हम तो लेंगे भाई, हम मैक्सिमम वालों को ही लेंगे। तो अगर ये आ भी रहा है अगर इस तरह से, तो भी आप सॉल्व करते वक्त इसको लिखोगे डी जेड बाई जेड डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी ही लिखोगे, मैक्सिमम वाला लेते हो ना, उसको उतना मतलब नहीं है, मैक्स दोनों प्लस, इसका प्लस इसका प्लस और इसका प्लस, इसका माइनस इसका माइनस इसका माइनस, एक बार ही जोड़ दो, क्या दिक्कत ना लिखने का। तो ये हो गया, आ गया, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई फर्क नहीं आता है, ठीक। जैसे देखो मान लो अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, पावर 3 भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो लॉग जेड लॉग ए का पावर n, b का पावर n, तो log a का पावर n प्लस log b का पावर n, m है, m आगे आ जाएगा तो d a बाई ए, n आगे आएगा d बाई ए, तो और होता है तो प्लस है ना, और भी होता है। सपोज के
पी क्यू आर और ए बी सी कर दिया, तो फिर वैसे इसका भी होता है, प्लस माइनस का पावर आ जाता है, फिर डिफरेंशिएट कर जाते हैं। 3 का भी वैसे ही होता है जैसे इसका 2 का कर रहे हैं। तो इस मेथड से करते जाओगे। अब इसमें और कुछ नहीं करना है, बाकी सारा क्वेश्चन है, अब हम लोग सब सारा क्वेश्चन से ही करेंगे। बाकी अब एरर का पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन करेंगे, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद हम लोग कर लेंगे कुछ जेई का क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखो दिखाया गया, मल्टीप्लिकेशन अलग कहानी से आ रहा है ना, एडिशन तो करा लिए। और कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी इज इक्वल टू, कैपेसिटर का कोई भी है वो रीडिंग इतना दिखा रहा है, तो अब देखो रीडिंग में इतना दिखा रहा है, तो ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू, जो कि कई एक्सपेरिमेंट को डिवाइड करने के बाद आया होगा, आपको डायरेक्ट दे दिया है। मेरा बच्चा ये क्या है, ये आपका एरर है। कौन सा एरर है? एब्सोल्यूट एरर। इतना का प्लस माइनस डिफरेंस होता रहता है, तो ये एरर को भी क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट दे दिया है। एक्चुअली ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, इतना उसमें से प्लस माइनस होता ही रहेगा, ये दे दिया सी। मतलब सी का एक्चुअल वैल्यू जो भी होगा 2.1 से लेकर के 1.9 के बीच वेरी करता रहेगा, एक बार प्लस करेगा माइनस, इसके बीच रेंज का होगा, इसके बाहर वाला रेंज नहीं पॉसिबल है। तो एग्जाम में अगर पूछ देगा, एक वैल्यू देगा कि क्या इतना सी पॉसिबल है, तो इसको प्लस करो, एक बार इसको माइनस करो, देखो वो वैल्यू इसके अंदर है तो होगा पॉसिबल, अगर नहीं है तो नहीं होगा पॉसिबल, बात खत्म हो गया। सेम तरीके से वोल्टेज में, हाँ आगे बोला सी और बी का रीडिंग इस तरह से आ रहा है। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल टू सी वी, ये प्रोडक्ट हो गया। तो अभी देखो आपको पहले एक होता है कि इसका एक्चुअल वैल्यू निकालना है, फिर एरर निकालना है। तो देखो पहले आप क्या करो, सी और बी को मल्टीप्लाई करो, तो पहले जो भी एक्चुअल वैल्यूज़ है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 2 हो गया एक्चुअल वैल्यू इसका, और ट्रू वैल्यू ये हो गया 20। ये देखो ये आपको दिया माइक्रो फैराड में और ये वोल्टेज वोल्ट में, तो ये आपको इसका Q आएगा वो माइक्रो कूलम में आएगा, क्योंकि चार्ज फैराड में माइक्रो में है। तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो मैंने इसको पहले से मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई एक्चुअली ये 2 टर्म होगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 20 आ जाएगा, ये 40 माइक्रो कूलम। अब बात आता है इसके अंदर ये एरर ये कैसे निकालेंगे, तो इसको आप डायरेक्ट सोचोगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा आंसर नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसके लिए टेक्निक क्या सिखाया गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिखाया गया, आप लिखो इसको ऐसे, कैसे, डी क्यू है ना, अभी सीखे तो डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी सी बाई सी, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो, और डी वी बाई वी, पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना। तो लॉग के हिसाब से आप दोनों साइड लॉग ले लो, सिंपल। अभी तुमको याद है डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आए जेड इक्वल टू ए बी, उसके हिसाब से लिख दिए। नहीं तो आप क्या करो, दोनों साइड लॉग लगा लोगे, तो लॉग क्यू लॉग सी प्लस लॉग भी सॉल्व करो तो आ जाएगा लॉग क्यू की जगह पे डी क्यू बाई क्यू, डी सी बाई सी प्लस डी वी बाई वी। हम माइनस लिखते ही नहीं है, चल ठीक है ना। अब डी सी बाई सी क्या होता है, इसका नाम डी सी कितना है, डी सी आपका मतलब हो गया एब्सोल्यूट एरर, कौन सा, मीन वाला ही होगा, वो जो कि दिया हुआ है कितना 0.1, आप 0.1 इसको यहाँ पे रख दिए। चलो यहाँ निकाल लो डी सी बाई सी 0.1। सी कितना है, सी का वैल्यू एक्चुअल है 2, सॉल्व किए, सी का एक्चुअल वैल्यू कितना है 2, तो ये आप सॉल्व किए तो आ गया 0.05। परसेंटेज करना चाहोगे तो 5% इन 100 कर दोगे, ठीक है। ये रिलेटिव एरर 0.5 होगा, परसेंटेज एरर हो गया सी का इतना। सिम डी वी बाई करोगे तो इसका डी वी मतलब के चेंज इन मतलब के एरर, तो इसका डी वी कितना है भाई, डी वी दिया हुआ था, डी वी तो डी वी आपका 0.2, इतना का डिफरेंस आ रहा है, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना है 20, ये आ गया आपका क्या, रिलेटिव एरर। परसेंटेज निकालना चाहिए 200 कर दो, इतना, ओके। अब देखो, हाँ अब अगर आप बात करोगे तो इसको आप जोड़ोगे तो 5% प्लस 1 6%, तो इसके वैल्यू में प्लस माइनस करके 6% का इसमें वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। कई बार आंसर ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, लेकिन परसेंटेज में बहुत कम देता है। एक्चुअल वैल्यू बताओ कितना एरर जुटेगा, ये बोलेगा। तो अब चाहिए आपको यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे कुछ डी क्यू, मतलब कि ये चाहिए आपको Q इज इक्वल टू जो रीडिंग आएगा उसका जो भी आएगा उस रीडिंग में उसमें डी क्यू कितना आएगा, ये ना जोड़ना चाह रहे हो कि जो भी ट्रू वैल्यू है उसमें प्लस माइनस कितना होगा, ये बताओ। तो डी क्यू निकालना एग्जैक्टली। हम लोग क्या निकाले अभी, हम लोग निकाले, देखो डी क्यू बाई क्यू, डी सी बाई सी, डी वी बाई वी, ये आ गया 0.05, ये आ गया 0.01 है ना, 0.01, इसको जोड़े तो आ गया आपका 0.06 है ना, और इसको 100 करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 6%, वो आ रहा। लेकिन हमको एग्जैक्टली डी क्यू चाहिए, ये डी क्यू के उसके क्यू के वैल्यू में जो भी ट्रू वैल्यू है उसमें और डी क्यू कितना आएगा, जैसे ए के साथ डी ए कितना है प्लस माइनस, बी के साथ प्लस माइनस डी वी कितना है, इस तरह क्यू के साथ मेरा डी क्यू कितना होगा, डी क्यू निकालना है। तो जो इक्वेशन आपका था ये वाला, ठीक है। अब अगर आपके क्यू के वैल्यू के साथ प्लस माइनस परसेंटेज में दिखाना है तो आप 6% लिख देंगे। अगर इसमें दिखाना है फ्रैक्शन मतलब कि रिलेटिव में तो 0.05 0.01 तो आ जाएगा 0.06 रिलेटिव एरर। लेकिन रिलेटिव एरर में बहुत कम देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो उसको वैल्यू समझ लेगा। परसेंटेज में देता है यहाँ पे, क्योंकि अब अगर 0.06 लिखोगे तो लोगों को लगेगा, पता चलेगा वो रिलेटिव एरर नहीं, वो एरर है।
पता तो नहीं चल रहा ना वहाँ पे, इसीलिए अक्सर परसेंटेज देता है, या तो परसेंटेज में या तो आपको देगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब आपको यहाँ पे डालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि DQ डालना है, DQ इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो ये आपका, ये आप सॉल्व किए तो 0.05, ये आपके 0.4, और ठीक है, ये हम परसेंटेज में नहीं किए यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। और ये Q को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिए, Q कितना था 40, Q का कितना था 40, सब सॉल्व किए तो DQ आ गया 2.4 माइक्रोकूलम। चूँकि आपने 40 माइक्रोकूलम में रखा है तो ये भी माइक्रोकूलम में आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू जो Q का होगा 40 माइक्रोकूलम में, 40 माइक्रोकूलम में हम लिखे हैं 40 माइक्रोकूलम में प्लस माइनस 2.4 माइक्रोकूलम, ये पूरा है, ठीक है। अगर तुम इसे कूलम में करोगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा, 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। बुक में हम इस चीज़ को ऐसे लिखते हुए देखें, 40 प्लस माइनस 2.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। देखने में ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई जो है पूरे के साथ है, क्योंकि ये पूरा वैल्यू माइक्रोकूलम में था। तो आप सॉल्व करोगे तो 10⁻⁶ ब्रैकेट के बाहर होगा, लेकिन इसको ऐसे कई बार हम देखें लिखते हुए, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एक बार में लिख देता है ऐसा, समझ आया। तो चलो अब इसको आगे करते हैं, इसको खुद से प्रैक्टिस लिख के करो ज़्यादा, और ये जल्दी समझ में आएगा अपनों को। चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे क्या है, द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I। अब उसको V/I इसको मतलब नहीं है, चूँकि डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, dR/R प्लस dV/V, पावर तो है नहीं, dI/I हो जाएगा। अब देखो dV कितना दिया हुआ है, dV दिया हुआ है यहाँ 5 बाई V, एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा 100, प्लस DI कितना हो जाएगा, DI हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर 0.2 बाई 10, I कितना हो जाएगा 10। अगर ये आएगा तो ये आएगा 0.05, 0.02, 0.07 आ गया dR/R, रिलेटिव एरर ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। इंटू 100 कर दोगे तो 7% आ जाएगा, ठीक है। रीडिंग यहाँ पे काउंट नहीं किया, अगर रीडिंग काउंट करते R का तो कैसे लिखते, तो R का रीडिंग आता एक्चुअल रीडिंग ऑफ R क्या होता है, R होता है मेरा बच्चा V/I। V कितना है मेरा बच्चा 100, और I है 10, 100/10 कितना हो जाएगा 10, तो रेडिएशन आता 10 ओम प्लस माइनस अब DR मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या वो कैसे निकालेंगे, वो निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूला से। कैसे, यहाँ से DR निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो पूरा टर्म सीखे थे ना, dR/R इज इक्वल टू आया था 0.07 और DR आ जाएगा 0.07 इंटू R का एक्चुअल वैल्यू जो कि 10 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7, तो 0.7 आ गया आपका एक्चुअल रीडिंग, ये ओम में, ठीक है, ये रीडिंग आ जाएगा। हालांकि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल 10 प्लस माइनस 7% ओम, है ना, 10 प्लस माइनस 7% ओम में, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। फिलहाल पूछा नहीं था इसलिए इसको निकाला नहीं, ये सब पूछा है इसलिए हम बाद में इसको निकाल दिए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन Z इफ Z इज इक्वल टू A का पावर 4, B का पावर 1/3, C और D का पावर 3/2। कुछ नहीं करो, लॉग ले लो वो साइड, लॉग लोगे, लॉग Z, लॉग A का पावर 4, लॉग B का पावर 1/3, लॉग C का पावर -1, लॉग D का पावर -3/2। माइनस से मतलब ही नहीं है, पावर में सब प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा ये आएगा लॉग A का पावर 4, तो क्या आ जाएगा 4 DA/A, 1/3 DB/B। लॉग C था तो DC/C, लॉग D का पावर 3/2, माइनस है तो माइनस आगे आएगा -3/2, और लॉग D की जगह पे D/D। माइनस से मतलब नहीं, सबको जोड़ देना है, क्योंकि हम लोग सब कुछ मैक्सिमम दिखाते हैं। हाइटली होगा तो प्लस माइनस दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज़ है। अच्छा अब देखो एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस इक्वेशन को लिखता है इस हिसाब से, तो एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से अगर लिखता है तो क्या लिखा जाएगा, एक्चुअल में जो मतलब कि रियलिटी में जो है इसका रीडिंग हो जाएगा 4, तो DA/+ प्लस होगा, 1/3 DB/B हो जाएगा। C में यहाँ पे एक्चुअल में सच में माइनस होगा, क्योंकि C पर माइनस में गया था, ये DC/C होगा, ठीक है। और D में माइनस होगा 3/2 और ये DD/D होगा। अब इसमें हम लगाते हैं प्लस माइनस, तो देखो जहाँ जहाँ माइनस नहीं था तो वहाँ पहले प्लस माइनस, फिर देखो ये B में भी क्या है, ये प्लस माइनस, लेकिन जहाँ माइनस है नीचे से ऊपर क्या, वहाँ पहले माइनस बाद में प्लस होगा। ये एक्चुअल इक्वेशन का, ये पहले माइनस बाद में प्लस होगा, ये रूल होता है। सब्सट्रैक्शन में भी ऐसे होगा, जो माइनस में गया है वो पहले माइनस होगा बाद में प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस जहाँ प्लस था माइनस माइनस प्लस हो जाता है वो, ये एक्चुअल। लेकिन ऐसा कभी पूछता नहीं, पूछता है सही वैल्यू है, हम देखें ये चीज़। एग्जाम वाले ऑप्शन कर दिया क्या, प्लस माइनस 4 DA/A प्लस माइनस 1/3 DB प्लस माइनस DC/C प्लस माइनस 3/2। तो ये तब होता जब ये C ऊपर होता और D ऊपर होता, तब सब में ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता। लेकिन जब भी कोई नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला अगर सारा प्लस है तो नीचे वाला पहले माइनस होगा बाद में प्लस होगा, ये क्योंकि आप देख रहे हो इस चीज़ को। मैंने सिर्फ बताया ऐसा किया जा सकता है, चाहे तो बच्चे कंफ्यूज करने के लिए,
ठीक है, मेरा क्योंकि मेरा तो दिमाग इन सब चीज़ में 2 कदम आगे चलता है कि एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है। आ जाओ, अब आगे आता है कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन वाई या मॉडुलस 4 mgl बाई पाई डी स्क्वायर एल में उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा। एम का वैल्यू दे दिया है, एम का वैल्यू 1000 ग्राम, लेंथ का वैल्यू दिया है 200 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है आपको 0.075 सेंटीमीटर और स्मॉल एल का रीडिंग जो है दिया 0.325 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मल्टीप्लिकेशन है, एरर निकालना है। ठीक है, तो एरर निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, वही लॉग कर लो बोथ साइड। तो लॉग वाई, लॉग एम कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, उसको छोड़ देना चाहिए था, सिर्फ एल डी और एल का होगा लॉग, बाकी सबको छोड़ देना चाहिए। तो लॉग जी को छोड़ो, लॉग एल, लॉग डी माइनस 2 है ना, ऊपर चला जाएगा, लॉग एल माइनस 1। अब इसको लिखेंगे डी वाई बाई वाई, डी जी को छोड़ दे तो 0 हो जाएगा, काट दो इसको, डी एल बाई एल, -2 आगे आएगा, डी डी बाई डी और -1 आगे आएगा, डी एल बाई एल। बाद में पता है हमने सबको क्या कर लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो सबका प्लस ही लेना होता है हम लोग को, या सबका माइनस ही लेना होता है। सबका प्लस ले लिए, ठीक है, ले लिए। आगे अब देखो डी एल, बड़ा अजीब बात है, जब भी कभी भी तुमको किसी भी चीज़ का डी एल नहीं देगा। डी एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ, डिफरेंस इन लेंथ, मतलब एक तरह से मीन एब्सोल्यूट एरर है। डी एल क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया होगा। तो याद रखना, किसी भी डिवाइस का जो लिस्ट काउंट होता है या रिजोल्यूशन होता है या एक्यूरेसी होता है, वो सभी आपको क्या कहलाएगा, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि जितना एक्यूरेसी है उतना ही एरर दे सकता है। अगर एक मशीन का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है तो वो उतना ही रीड कर सकता है, उतना ही एरर दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम एरर नहीं दे सकता है। याद रखें, वो सबसे छोटा वैल्यू है एरर का। तो अभी जो भी लेंथ मेजर, मास मेजर हुआ, लेंथ मेजर हुआ, डी मेजर हुआ, एल मेजर हुआ, देखो मास से तो मतलब ही नहीं, मास तो यहाँ पे आया ही नहीं है, बात आएगा लेंथ में। तो लेंथ जनरली आमतौर पे हम लोग मेजरमेंट किससे करते हैं, बोला ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है। तो लेंथ जनरली हम लोग मेजरमेंट करते हैं 3 डिवाइस से, मीटर स्केल से और वर्नियर कैलिपर से और स्क्रू गॉज से। लेकिन जो बड़ा वैल्यू का लेंथ होता है, एक्चुअल वैल्यू जो होता है, एक्चुअल वैल्यू जो रीडिंग करते हैं वो मीटर स्केल से करते हैं। ठीक है ना, मीटर स्केल से। छोटा छोटा वैल्यू जैसे आपका हो गया कि डायमीटर, चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन, कितना एक्सपेंशन किया, कितना एक्सटेंशन किया, ये सब चीज़ मीटर स्केल से नहीं मापा जा सकता है। बड़ा बड़ा चीज़ लेंथ माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल टोटल लेंथ का मेजरमेंट है, और ये क्या है, ये आपका जो ले क्या है, ये स्मॉल एल है, मतलब कि क्या है भाई ये वाला, एक बार देखने दो। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिवाइस को एम जी एल, एल 2 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 2 ठो लेंथ, ये दोनों को लेंथ ही का डायमेंशन दिया है, डी डायमीटर है, और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से साथ लगा दिया है ये मॉडुलस। तो मतलब कि फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बात समझो ना, फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल, ये चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ मतलब कि जो लेंथ का चेंज का रीडिंग। ठीक है, तो जो भी है, तो अब मेरा लेंथ नॉर्मली मेजरमेंट होगा जब कुछ नहीं बोलेगा, तो नॉर्मल लेंथ जो होगा किसी भी चीज़ का, जैसे कि बॉटल है तो इसका नॉर्मल लेंथ हम लोग मेजरमेंट क्या जैसे करेंगे, मीटर स्केल से। ये मानना पड़ेगा हम लोग को, ये मानना पड़ेगा। तो मीटर स्केल से होगा एल का रीडिंग, तो ये जो एल रीडिंग है वो मीटर स्केल से हुआ है, तो एक्चुअल रीडिंग 200 होगा। तो उसके अंदर जो एरर आएगा, कि मीटर स्केल में तो एरर आता है, वो कितना होगा, जो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होगा। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, या बोल सकते हो इसको 1 mm, ये भी बोल सकते हो। अब बाकी आ गया बात, ये जो लेंथ है, मतलब कि ये जो लेंथ है स्मॉल वाला लेंथ, वहाँ पर दिखा शायद दिख नहीं रहा तुम लोग को, यंग मॉडुलस में देखो ये आ जाएगा फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो एरिया में मतलब डायमीटर, और ये चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ किससे काउंट करेंगे, मीटर स्केल से। तो ये जो लेंथ काउंट हुआ मीटर स्केल से, चूँकि मीटर स्केल से काउंट करेगा तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ शड़बड़ तो होगा, तभी तो ये मॉडुलस में गड़बड़ शड़बड़ होगा। और इसका यह गड़बड़ शड़बड़ क्या होगा, मीटर स्केल का गड़बड़ शड़बड़, और मीटर स्केल का जो गड़बड़ शड़बड़ कैसा कहलाएगा, जो उसका लिस्ट काउंट होगा। तो लिस्ट काउंट ही हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, या M1 या हो जाएगा 1.1 mm। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब समझ बात को यहाँ पर। बाकी बात आता है चेंज इन लेंथ हो, ठीक है, या डायमीटर हो, ये सब चीज़ मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर भी, स्क्रू गॉज भी। लेकिन वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा अच्छा स्क्रू गॉज है, तो हम लोग फाइनली किसका लेंगे, स्क्रू गॉज को लेंगे। ठीक है, और एक बात पता होना चाहिए, 0.1 सेंटीमीटर एरर होता है, मतलब कि लिस्ट काउंट होता है मीटर स्केल का, और वर्नियर कैलिपर उससे बहुत अच्छा, इसको डिवाइड बाय 10 कर दो तो उसको भी रीड कर देगा, तो मतलब 0.01 सेंटीमीटर कर देगा। इसको कर दो उससे भी अच्छा, इसको बाय 10 से डिवाइड कर दो तो 0.01 सेंटीमीटर रीड कर देगा, तो उससे 10 गुना छोटी चीज़ को मेजरमेंट कर देगा ये।
तो फिलहाल अभी इसको लेंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखना लिस्ट काउंट मीटर स्केल का 0.1, इसका 0.01, इसका 0.001, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये मीटर स्केल से होगा, ये वर्नियर ये स्क्रू गॉज से होगा डायमीटर, और ये भी स्क्रू गॉज से होगा। तो मीटर स्केल का मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा जो उसका लिस्ट काउंट है, और वो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। डाल दिए 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पर डालेंगे, और एल डालेंगे हम लोग यहाँ पे 200 सेंटीमीटर। 2 डालेंगे, फिर यहाँ पर 2 डालेंगे यहाँ पर। डायमीटर किससे मापेंगे? स्क्रू गॉज से। स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट क्या होगा? 0.01। रीडिंग कितना नहीं डायमीटर का? 0.075 सेंटीमीटर। ये क्या है भाई? एक्सटेंशन है, कितना चेन लेंथ एक्सटेंड किया खींचने से, एक्सटेंशन भी स्क्रू गॉज से मापेंगे। तो 0.001, और ये एक्चुअल लेंथ कितना मेजरमेंट हुआ था? ये इतना, है ना। तो यहाँ पे भाई आपका ये लेंथ मेजरमेंट हो गया, डाल दिए यहाँ पे, सब सॉल्व कर दिए इस हिसाब से। तो ये हो गया चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ में एरर कितना है? इतना। तो ये एल है आपका चेंज इन लेंथ, एल है एक्चुअल लेंथ, डी है डायमीटर। तो चेंज इन लेंथ मेजरमेंट होगा, ये उस चेंज इन लेंथ में एक एरर, ये हो गया आपका क्या? डायमीटर, और ये उसमें एरर। अच्छा, डायमीटर में आप देख लो, यहाँ पे डाले डायमीटर दिया होता है 0.075, तो 0.075 डाल दिए इसमें, है ना। डी क्या? डायमीटर में चेंज किससे माप रहे? स्क्रू गॉज से। स्क्रू गॉज क्या देगा? चेंजेस 0.01 दे देगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला सारा चीज़ जो तुम देख रहे हो, ये सब क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, लिस्ट काउंट ऑफ इसके मीटर स्केल, चेंज इन क्या ना, मीन एब्सोल्यूट एरर इन डायमीटर, गड़बड़ से डायमीटर मापने गए, कुछ और मापा गया, किससे माप रहे? स्क्रू गॉज से। तो लिस्ट काउंट क्या जो होगा वही हो जाएगा उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर चेंज इन लेंथ को मापने गए, कितना चेंज हुआ? माप तो लिए, कितना मापे? इतना मापे, लेकिन उसमें भी गड़बड़ हो गया स्क्रू गॉज से। कितना गड़बड़ हुआ? 0.01 सेंटीमीटर। तो ये दोनों स्क्रू गॉज से इसलिए 0.01 सेंटीमीटर है, और ये मीटर स्केल इसलिए 0.1। सॉल्व किए, सब सॉल्व किए, तो ये आ गया आपका 0.030। ये रिलेटिव एरर हो गया, इंटू 100 कर दिया तो क्या आ गया? परसेंटेज एरर 3.33। तो यंग मॉडुलस के अंदर परसेंटेज एरर कितना का होगा? 3.03% का एरर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रहता ऑलमोस्ट। चलो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, हाँ ये देखो, अब ये टाइम पीरियड क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। एक बार जेईई मेन में भी आ चुका है, और नीट में भी आता रहता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको देखो अच्छा से। टाइम पीरियड में गलती होता है, अक्सर गलती होता है, उसमें कन्फ्यूजन क्लियर कर लो। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी। किसी टाइम पीरियड पेंडुलम का ऑक्सीलेशन का टी दिया हुआ है। एल इज अबाउट 10 सेंटीमीटर, एल दे दिया 10 सेंटीमीटर, मतलब कि लेंथ का रीडिंग दे दिया। एन इज नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, और लेंथ मापने के लिए जो आप एक्यूरेसी देख रहे हैं, इसमें देखते से लिस्ट काउंट हो गया। तो ये हो गया एल, और ये उस लेंथ में गड़बड़ शड़बड़, मतलब कि लिस्ट काउंट भी कहलाएगा एक तरह से, और आपका मीन एब्सोल्यूट एरर भी ये दे दिया, मतलब कि 10 ± 1 mm, थोड़ा देर के लिए बोल सकते हो, है ना। अच्छा, द पीरियड ऑफ, और टाइम पीरियड के बाद टाइम पीरियड रीडिंग ले रहा है। द पीरियड ऑफ पीरियड रीडिंग ले रहे हम लोग। तो टाइम पीरियड का रीडिंग कितना आया देखो, बता रहा क्या, इसमें बहुत गड़बड़, सुनो अच्छा समझो। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज अबाउट 0.5 सेकेंड। टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है, ओके। तो तुम टी को टाइम लिख सकते हो 0.5 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 0.5 सेकेंड जो है, द टाइम ऑफ 100 ऑक्सीलेशन, इतना में वो 100 बार ऑक्सीलेट किया है, इज मेजर्ड विथ अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। और इस चीज़ को मेजर करने के लिए एक रिस्ट वॉच का यूज़ किया है, जिसमें रिजोल्यूशन 1 सेकेंड का है, मतलब कि वो 1 सेकेंड से छोटा रीडिंग नहीं ले सकता है। तो ये हो गया उसका फिर से एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, कि मतलब कि जो भी रीडिंग होगा उसमें डिफरेंस 1 सेकेंड का आ सकता है, 1 सेकेंड प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। अब मेरा बात समझो, तो ये हो गया आपका डी टी, एरर हो सकता है, और ये हो गया टी। अब ये टी में ही गड़बड़ होता है, क्या बता रहे हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन दी डिटरमिनेशन। अगर इस डेटा के, इस टी के डेटा के हिसाब से गड़बड़ शड़बड़ चल रहा है, एल में गड़बड़ शड़बड़ चल रहा है, तो जी का एक्यूरेसी क्या हो सकता है। तो देखो सॉल्व करेंगे इसको। टी इक्वल टू पाई टू एल बाई जी, क्रॉस में स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो 4 पाई स्क्वायर हो गया। ये सब सॉल्व किए तो जी इक्वल टू एल बाई जी आ गया, ये सॉल्व किए तो ये जी इक्वल टू आ गया 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एल। अब इसको डिवाइड लॉग कर दिए तो डी जी बाई जी और डी एल बाई एल और -2 डी टी बाई टी हो जाएगा, माइनस को उठा के प्लस कर दिए। ये फॉर्मूला बन गया, बार बार यूज़ होगा फॉर्मूला। देखो सुनो मेरा बात, अब जी का एक्यूरेसी देखने जा रहे हैं, परसेंटेज करना है तो इंटू 100 कर दो, कर दिए। डी एल बाई इंटू 100 कर दिए, 2 टी डी बाई 100 कर दिए। डी एल लेंथ में क्या एरर हो सकता है, क्योंकि ये लेंथ मापने वाला बता दिया था पहले कि 1 mm का एक्यूरेसी है तो एरर इतना हो सकता है, लेकिन माप कितना रहा बेचारा 10 सेंटीमीटर इंटू 100 +2 डी टी
जो जिससे भी मापेगा उसका दे देगा रेजोल्यूशन या लिस्ट काउंट या कुछ ना कुछ, तो ये दे देगा 1 सेकेंड डाल दिया। इस टी में याद रखना, देखो यहाँ पे हम जो टी डाल रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि टाइम पीरियड हो, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या रीडिंग ले रहे हो। टोटल टाइम अगर टाइम पीरियड मान लो 0.5 सेकेंड है और टोटल टाइम काउंट 1 सेकेंड है, तो यहाँ 1 सेकेंड भी डाल सकते हो, 1 सेकेंड भी डाल सकते हो। तो तुमको हमेशा यहाँ पर जो टाइम डालोगे उस टाइम का ही कितना चेंज हुआ है, उस टाइम को काउंट करने में कितना एरर आया है, ये याद रखना है। उस टाइम को काउंट करने में ही कितना एरर आया है। तो यहाँ पर, और जो बोलते हैं ना 20 बार ऑक्सीलेट किया, 30 बार, 100 बार, इससे मतलब नहीं है। यहाँ बोला 100 बार ऑक्सीलेट किया है, 100 बार ऑक्सीलेट करने में कितना, द टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन क्या बोला, 0.5 सेकेंड बोला। टाइम पीरियड कितना है, 0.5 सेकेंड है, ठीक है। इसका मतलब कि तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया 0.5 सेकेंड, ये रीडिंग हो गया। द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज 0.5 सेकेंड, और द टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन 100 ऑक्सीलेशन इज मेजर्ड विथ ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 100 ऑक्सीलेशन में उसमें क्या दिखाई दे रहा है उसको, 1 रेजोल्यूशन, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको डालना है टोटल टाइम, और टोटल टाइम में कितना एरर आया। अब वो 20 ऑक्सीलेशन का है कि 100 ऑक्सीलेशन का, इससे मतलब नहीं है। हाँ देखो, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको, समझना बात को अच्छा से, मेरा पूरा बात समझना। यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझा रही है, इसका ऐसा 3 क्वेश्चन लाया है, 1 2 और यहाँ पे यहाँ पर और एक है 3, ठीक है। यहाँ 3, सॉरी कहाँ चला गया, इधर है इस साइड में 3, हम दिखाएंगे आगे 3 क्वेश्चन है, तीनों को रिलेट करके दिखाएंगे हम तुमको। पहले इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द पीरियड ऑक्सीलेशन इज कितना, 0.5 सेकेंड। टाइम पीरियड नहीं, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन 0.5 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 0.5 सेकेंड लग रहा है। द टाइम ऑफ 100 और इतना देर में कितना ऑक्सीलेट कर रहा है, 100 बार ऑक्सीलेट कर रहा है। और इसको मेजरमेंट करने में एरर कितना आ रहा है, 1 सेकेंड। तो ये पूरा टाइम बोलो या इतना ऑक्सीलेशन बोलो, इतना में इतना एरर आएगा। तो तुम बात करो, गौर करो, 0.5 सेकेंड में 100 बार ऑक्सीलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे 0.5 नहीं होगा, क्योंकि 100 ऑक्सीलेशन करने में 0.5 सेकेंड लगेगा। तो एक ऑक्सीलेशन करने में कितना लगेगा, 0.5/100, ये एक्चुअली टाइम पीरियड होगा, ठीक है। टाइम पीरियड मतलब होता है 1 ऑक्सीलेशन के लिए। तो अगर तुमने यहाँ टाइम पीरियड डाला 1 ऑक्सीलेशन के लिए, तो एरर भी डालना होगा 1 ऑक्सीलेशन का। 100 ऑक्सीलेशन में कितना एरर है, 1 सेकेंड। बस मतलब समझ ना, मतलब सपोज तुमने टाइम की जगह यहाँ पे ये 0.5 नहीं डाल करके टाइम पीरियड डाल दिया, तो टाइम पीरियड मतलब क्या हो जाएगा, 0.5/100, मतलब ये हो गया 1 के लिए, ठीक है। तो ये 1 के लिए हो गया, तो एरर भी क्या होगा, 100 ऑक्सीलेशन के लिए 1 एरर था, 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1/100। तो दोनों जगह 100 कट गया, तो बात तो फिर वही आ गया कि 0.5 टोटल टाइम में कितना एरर है, 1। ये अगर तुम पॉइंट पकड़ लोगे ना तो कभी गड़बड़ नहीं होगे। तो याद रखना, तुम अगर यहाँ टाइम पीरियड डालोगे तो यहाँ पे तुम क्या करना कि टाइम पीरियड के हिसाब से तुम डालोगे, तो यहाँ पे ये एरर भी 1 के हिसाब से डालना। टाइम पीरियड 1 ऑक्सीलेशन का है तो एरर भी 1 ऑक्सीलेशन का होगा, लेकिन टाइम पीरियड पूरे ऑक्सीलेशन का तो एरर भी पूरे ऑक्सीलेशन का। हम तो पूरा ही क्या डालते हैं, मेरे को आसान लगता है। तो इस केस में टाइम पीरियड बच्चा 0.5 सेकेंड नहीं है। तो फिलहाल टाइम टोटल टाइम 0.5 है, पूरे का 100 ऑक्सीलेशन 0.5 में 100 ऑक्सीलेशन है, और 100 ऑक्सीलेशन में 1 एरर आया है। सब सॉल्व किए तो ये आ गया 1 + 4 5% आ गया। ये क्या आ गया, 5%। तो जी में जो होगा आंसर क्या आएगा, एक्यूरेसी ±5% का होगा, जो भी होगा प्लस। यहाँ पे रीडिंग नहीं लिया हम लोग। अब रीडिंग क्या होगा सर, तो रीडिंग आप कैसे लिखाओगे, जी ± DG बजा, तो उसके लिए DG निकालना पड़ेगा। तो DG कैसे निकालोगे, इसी फार्मूला से आप निकालो, DG निकालोगे। DG निकालोगे यहाँ से, DG = G × DL/L + 2 DT/T, इससे निकाल लोगे। G आपको पता रहेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो डाल दोगे। DL आपको पता है कितना, ये जो भी निकाले थे 100 छोड़ दो ना इसमें, खाली याद आएगा 0.01 0.04 है ना। सॉल्व करोगे और इंटू में अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। DG यहाँ से फॉर्मूला से निकल जाएगा, G डाल दोगे। DL/L आपका आ रहा है 0.01 और 2 DT/T आ रहा है 0.04 आएगा। 100 से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ रहा है तो डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो 0.04 0.01 0.05 आ जाएगा। 0.05 पे पूरा वैल्यू आएगा, उसमें फिर जो जी का मल्टीप्लाई कर देंगे, DG निकल जाएगा, DG को यहाँ पुट कर देंगे, जी का एक्चुअल वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो ये फाइनल रीडिंग है सारे। रीडिंग लेकिन पूछा नहीं था, एक्यूरेसी पूछा था कि कितना % का अप डाउन हो सकता है, तो +5% का प्लस माइनस हो सकता है उसके अंदर आंसर में। इसको एक बोलते हैं क्या, ये उसका एक्यूरेसी हो गया।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वैसा ही है। देखो द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इतना, सेम क्वेश्चन। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, एल दे दिया, मतलब कि आप उसको एल यहाँ क्या पुट कर दोगे, एल मतलब कि आपका जो फॉर्मूला था ये था ना, एल यहाँ क्या पुट करोगे 20 सेंटीमीटर। नोन टू एम वर्क एम एक एम एक्यूरेसी, जिससे मेजरमेंट करो उसका गड़बड़ से बोल सकता है कितना का 1 mm, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर। 20 डाल दिए और 0.1 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में इंटू 100 को बाहर निकाल दिए, ठीक है, 100 बाहर निकाल, एक साथ में अप्लाई कर देंगे +2। अब देखो इस पे आते हैं dt, dt क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं। एंड टाइम फॉर 100 ऑक्सीलेशन, अगेन 100 ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 ऑक्सीलेशन करने में उसको क्या लगा 90 सेकेंड। टोटल टाइम का काउंट कितना आ गया 90 सेकेंड, ऑक्सीलेशन कितना हुआ 100 हो गया, और उसमें क्या हुआ गड़बड़ शड़बड़ के 1 सेकेंड का, तो टोटल टाइम 90 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा 90 सेकेंड बाई 100, लेकिन हम टोटल टाइम कितना 90 सेकेंड, हम यहाँ क्या डाल दिए टोटल टाइम डालिए 90 सेकेंड, और पूरे 90 सेकेंड काउंट करने में कितना एक्यूरेसी, एक गलती शर्ती हो रहा है 1 का, ठीक है। अब अगर 90/100 करोगे तो फिर यहाँ भी क्या करना होगा, एक ऑक्सीलेशन का निकालना पड़ेगा, ये ऑक्सीलेशन का, तो एक्यूरेसी मतलब कि गड़बड़ शड़बड़ भी एक ऑक्सीलेशन का, 100 फिर से कट के बाद तो ही आ जाएगा, तो छोड़ दो। सब सॉल्व करोगे आएगा 2.72%, अप्रोक्स 3% का एक्यूरेसी हो सकता है, प्लस माइनस अप डाउन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा हो गया, आगे क्वेश्चन और मिलेगा ऐसा। चलो अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे गौर करो, 2 रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ये थोड़ा अलग हो गया। एक का रेजिस्टेंस 100 प्लस माइनस 3 ओम है, मतलब कि 97 और 103 के बीच इसका वैल्यू वेरी कर सकता है, और R2 इतना दे दिया है, इसको पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज के लिए बोला है ये फॉर्मूला यूज़ करो, पैरेलल के लिए बोला है ये फॉर्मूला यूज़ करो, जानते हैं। और एक कंसेप्ट ये भी दे दिया है बना के, बोला ये फॉर्मूला भी यूज़ कर लो। अब क्यों दिया हम बाद में बताएंगे, आगे चलते हैं, पहले सीरीज कर लेते हैं। देखो एडिशन वाला फॉर्मूला है सिंपल, तो पहले ट्रू वैल्यू को जोड़ लो, तो 100 और 200, 100 और 200, 300 आ गया। अब गड़बड़ में एरर में होगा तो एरर को सीधा जोड़ा जाता है, प्लस माइनस सीधा जोड़ दिया जाता है, प्लस माइनस में सीधा जोड़ जाता है, 4 3 7 प्लस माइनस, इतना ऐसे हो सकता है। पैरेलल में जाओगे मेरा बच्चा, तो पैरेलल में एक्चुअली फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R। यहाँ से सॉल्व करोगे R आ जाएगा, R1 R2 n + 2। R का एक्चुअल वैल्यू 100, इसका 200, 100 + 200, 200/3 एक्चुअल वैल्यू आ गया। लेकिन रीडिंग में जो भी रीडिंग होगा उसमें से कुछ प्लस माइनस होगा। अब प्लस माइनस निकालना कैसे करेंगे, क्योंकि अब जो वैल्यू देखो, तुम देख रहे हो ये जो है, ये जो एक्चुअल इक्वेशन है, R1 में एरर, R2 में एरर, तो R में भी एरर होगा। तो अब यहाँ पे R1 का एक्चुअल, R2 का एक्चुअल डाले तो R का एक्चुअल आ गया। अब R1 का एरर, R2 का एरर डालें तो R का एरर निकलेगा। तो वो डेल R हमको निकालना जरूरी है, ना तो ये मल्टीप्लिकेशन है ना तो डिवीजन। यहाँ डिवीजन भी है प्लस एडिशन भी है। जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखने लगे ना, तो तुमको क्या करना है, उसको उसी के टर्म में डेरिवेटिव कर दो। जैसे R को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा R-1, ये R1 - 1, ये आ जाएगा R2 - 1। अब इसको डेरिवेटिव कर लो, तो ये अगर माइनस आगे आएगा, एक माइनस करेंगे पावर, तो पावर -2 हो जाएगा, और फिर लास्ट में R, तो dr, तो -1 dr/r², है ना। ये क्या हो जाएगा, -1 dr1/r1², -1 dr2/r2²। इसी फॉर्मूला को यहाँ डायरेक्ट दे दिया था, और हम लोग बोलते माइनस तो यूज़ करते नहीं, हम लोग प्लस यूज़ कर लेते, तो प्लस ले लिए सबको, तो ये ले लिए। अब हमको यहाँ से निकालना है ये dr को, इसी पे फोकस करना है, ये dr को निकालना है। dr जो निकल जाएगा तो हम काम कर लेंगे। तो dr निकालने के लिए r² को मल्टीप्लाई कर दिए, तो r² मेरा बच्चा उधर गया, तो r² या r1², तो r/r1 का होल स्क्वायर इंटू dr1 प्लस r²/r2 का होल स्क्वायर इंटू dr2, तो dr निकलेगा। अब देखो ये r के एक्चुअल वैल्यू फॉर 66.7, और ये पहला का रेजिस्टेंस कितना था, पहला का रेजिस्टेंस, तो पहला का रेजिस्टेंस कितना था 100, R1 कितना था 100 डाल दिए, जो dr1 पहला वाला में एरर कितना था वो 3 डाल दिए, प्लस r², r एक्चुअल नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू, नेट रेजिस्टेंस कितना निकाले थे 66.7 डाल दिए, बाई R2 क्या था, सेकेंड वाले वैल्यू का रेजिस्टेंस का वैल्यू जो था 200 डाल दिए। दूसरे वाले में एरर कितना था 4 डाल दिए। सॉल्व किया, यहाँ से dr निकले, कितना निकला 1.8। इस 1.8 को इस r के रीडिंग में जो 6 एक्चुअल वैल्यू आ रहा था उसमें जोड़ दिए, तो जो भी रीडिंग होगा एक्चुअल वैल्यू में से प्लस माइनस इतना हो सकता है, ठीक है ना, प्लस माइनस इतना हो सकता है। तो ये बात में आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट है, अब जेईई का क्वेश्चन आ रहा है। द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर। डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए मास और डायमीटर रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। r क्या होता है, डायमीटर बाई 2। सॉल्व किए तो आ जाएगा m/4/3 पाई d³/8, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका मास डेंसिटी निकाल सकते हैं ऐसा करके, तो इसीलिए वो मास और डायमीटर रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो डेंसिटी काउंट करने के लिए, ठीक है ना।
डेंसिटी काउंट करने के लिए। तो बोला डेंसिटी काउंट करने के लिए सॉलिड स्फीयर का मास और डायमीटर मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, लेकिन जब मेजरमेंट करना स्टार्ट किया तो मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इतना पाया गया। डेंसिटी में जो एरर पाया गया, अब डेंसिटी में एरर क्यों पाया जाएगा, जब तक मास और वॉल्यूम में एरर पाया नहीं तो तब तक तो नहीं पाया जाएगा ना। जब डेंसिटी में एरर पाया गया तो जरूर मास और वॉल्यूम में भी कहीं ना कहीं एरर होगा किसी न किसी जगह में। तो मैक्सिमम एरर इन दी डेंसिटी इतना पाया गया, बता दिया आपको। इफ़ द रिलेटिव एरर इज मेजर्ड ऑफ मास एंड डायमीटर इज 6% दे दिया है, मास का 6% और डायमीटर का 1.5%। तो इसका कितना होगा, एक्स कितना होगा पूछ रही है, एक्स कितना होगा। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला टर्म है, तो कुछ नहीं, लॉग लगाओ। तो लॉग लगाओगे, देखो 4 खत्म, पाई खत्म, 3 खत्म, 8 खत्म, तो डेंसिटी डायरेक्टली टू हो गया m/d⁻³ तो ये लॉग रो, ये आएगा लॉग रो और जाएगा लॉग m और जाएगा ये प्लस लॉग d⁻3। सॉल्व करोगे तो ये d⁻ρ इक्वल टू ये हो जाएगा dm/m और ये 3 dd/d। बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को यहाँ यूज़ कर लिया हम डायरेक्ट। ओके, तो अभी देखो ये m होगा, dm/m होगा। तो देखो परसेंटेज करना तो इंटू कर लो, क्योंकि आंसर परसेंटेज में यहाँ पे दिया हुआ, सब कुछ परसेंटेज में, तो इंटू कर दो। तो dm/m परसेंट दिया था 6% और ये दिया हुआ था आपका 1.5% इंटू 3 4.5 6 10.5 और ये दिया था x/100। सॉल्व किया तो x निकल गया 1050। देखो ये क्वेश्चन कितना ईजी है, खुद से लिख के करो तो आप ज़्यादा अच्छा होगा। एक बात देखो, खुद से लिख के करो। अच्छा ये हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज, देखो फिर डेंसिटी वाले तुम लोग खुद करोगे, हम नहीं कहते, वापस वैसा ही है एकदम, सब कुछ तुम करना ही, हम नहीं करेंगे। और ये टाइम वाला क्वेश्चन, एक तुम खुद कर लेना ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तुम खुद कर लेना, सॉल्यूशन दिया हुआ है। हम लास्ट वाला ये कर देते हैं, टाइम वाला क्वेश्चन, टाइम पीरियड लगा चुके हैं, लास्ट ये वाला कर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो फिर थोड़ा सा यूनिक आ रहा है। द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ अ डायोड इज गिवन बाय, क्योंकि डायोड ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है ना, तो डायोड में कुछ बता रहा है कि करंट और वोल्टेज का कुछ ऐसा रिलेशन आ गया, क्योंकि डायोड का करंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वोल्टेज पे भी। तो करंट e⁻1000 वोल्टेज बाई टेम्परेचर -1 मिली एम्पियर। डायमेंशन एनालिसिस में क्या सीखे थे कि अगर ये करंट है तो ये भी करंट पूरा होगा, ये भी पूरा करंट होगा, और ये मिली एम्पियर है तो ये भी मिली एम्पियर होगा, ये भी मिली एम्पियर होगा, ये भी मिली एम्पियर होगा। कॉमन सेंस का बात है। वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इज इन द वोल्टेज वोल्ट एंड टेम्परेचर इन केल्विन। और आगे बोल रहा है इफ़ अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर, स्टूडेंट अब गलती से किया रीडिंग में, क्या गलती कर दिया, वोल्टेज में इतना गलती कर दिया। अब जब वोल्टेज में गलती करो तो भाई करंट में भी गलती जल्दी आने लगेगा ना, ओके ना भाई। वाइल मेजरिंग द करंट, और रीडिंग कितना लिया करंट का बेचारा, करंट का रीडिंग ले लिया 5 मिली एम्पियर, लेकिन वोल्टेज में गलती कर दिया, ठीक है। और टेम्परेचर कितना डिग्री पे सब कर रहा है, 300 केल्विन पे। तो व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ द करंट, मिली एम्पियर में बोला है, तो करंट में कितना एरर होगा पूछ रहा है। तो DI निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, DI निकालना है। हम तुमको क्या सिखाया, ना ये मल्टीप्लिकेशन है, ये ना डिवीजन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आओ तो उसको सेल्फ में डेरिवेटिव कर दो। तो I का DI कर दिया, पहले लिख लो, DV दिया हुआ है, T दिया हुआ है और I का रीडिंग दिया हुआ है। अब सेल्फ में कर लो, तो DI कर लिया। अब यहाँ में करेंगे तो ये तो आपका वोल्टेज का करोगे, तो वोल्टेज में करने जाओगे तो कोफिशिएंट के ऊपर है। तो क्या रूल होता है कि जो भी पावर आगे आ जाता है और E को पावर वैसे लिख दिया जाता है, और 1 का तो होगा नहीं। अब B का अंदर का बचा हुआ है ना, तो B का क्या हो जाएगा, DV हो जाएगा। ये तो आप जानते हो, मैथमेटिक्स का बच्चा लोग इतना जानता है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि E का पावर 1000 VT को हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो यहीं से अगर सॉल्व करोगे तो E का पावर 1000 VT का वैल्यू हो जाएगा I+1। तो इस जगह पे हम क्या कर दिए, I+1 रख दिया, और I हम लोग को रीडिंग दिया हुआ था 5 मिली एम्पियर, और 1 कॉमन सेंस से 1 मिली एम्पियर में ही होगा, कोई पता है हमको 1 मिली एम्पियर। तो 5 + 1 6 मिली एम्पियर, और DV मेरा बच्चा दिया हुआ था, DV क्या दिया हुआ था आपको 0.01 वोल्ट, तो 0.01 वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व किए, क्योंकि I आपने मिली एम्पियर में डाला है तो ये DI भी मिली एम्पियर में आएगा। सब सॉल्व किए काट करके, तो ये आ गया 0.2 मिली एम्पियर। ये भी अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आप कर लो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन को, हो गया। चलो अच्छे से पढ़ते रहो, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो।